ये तो हम सब जानते हैं कि हमारे घरों में जो इलेक्ट्रिक पावर हमें मिल रही है ये इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में पैदा की जाती है और इन बड़ी बड़ी वायर्स के थ्रू हमारे घरों में ट्रांसफर की जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन वायर्स में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है वो कितनी होती है? 11,000 वोल्ट। लेकिन हमारी घरों में जो चीज़ें हैं, जो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं, जो भी इस तरह की डिवाइसेस हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चलती हैं, वो तो 220 वोल्ट पे चलती हैं। तो ये क्या मैकेनिज्म है? 11,000 वोल्ट है और हमारे घर में जो चीज़ें हैं वो तो 220 वोल्ट वाली हैं। असल में हमारी स्ट्रीट्स में जो इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारे घरों तक आनी होती है, रास्ते में हमारी स्ट्रीट्स में कुछ खास किस्म की डिवाइसेस लगी होती हैं जो इस पोटेंशियल को कम करके हमारे घरों के अंदर सप्लाई कर देती हैं। ऐसी डिवाइसेस को बोलते हैं ट्रांसफार्मर। यही हमारा आज का टॉपिक है, लेक्चर नंबर 11 हमारा चैप्टर नंबर 15 का, जिसका नाम है ट्रांसफार्मर। आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे कि ट्रांसफार्मर होता क्या है, ट्रांसफार्मर जो है ये किस तरह से काम करता है, इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देखेंगे और फिर हम ये भी देखेंगे कि लॉन्ग डिस्टेंस पावर ट्रांसमिशन के लिए या दूर से जो इलेक्ट्रिक एनर्जी हमारे घरों तक आ रही है, इसमें ट्रांसफार्मर का कितना मेजर रोल है। तो सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर को डिफाइन कर लेते हैं। जैसे अभी लेक्चर के स्टार्ट में मैंने आपको बताया कि ये एक ऐसी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को कम करती है, असल में ये बढ़ा भी सकती है। तो सबसे पहले मैं इसको डिफाइन कर लेता हूं, फिर हम कुछ मजीद बातें इस पर डिस्कस करेंगे। सो दिस इज एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच स्टेप्स अप और स्टेप्स डाउन इनपुट अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ये एक ऐसी डिवाइस है जो इनपुट पे अल्टरनेटिंग वोल्टेज को बढ़ा भी सकती है, स्टेप अप भी कर सकती है और स्टेप डाउन यानी कम भी कर सकती है। अभी मैं आपको यह बताऊंगा कि ट्रांसफार्मर जो है ये डीसी पर नहीं चलता। ट्रांसफार्मर के बारे में याद रखें कि यह हमेशा अल्टरनेटिंग करंट या एसी पे ऑपरेट किया जा सकता है। इसकी क्या रीजन है ये मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूं। तो ट्रांसफार्मर को हमने डिफाइन कर लिया। अब मैं ट्रांसफार्मर की कंस्ट्रक्शन जो है ना उसको थोड़ा सा दिखाने लगा हूं आपको। सबसे पहले तो जो हमारी स्ट्रीट में ट्रांसफार्मर होता है वो आप इस वक्त देख रहे हैं, इसमें काफ़ी बड़ा सा ये अपरेटस लग रहा है। हम इसके अंदर जाने लगे हैं कि इसके अंदर क्या कुछ है और मोटी मोटी चीज़ें कि इसकी वर्किंग कैसे होती है। तो ये बात याद रखें कि ट्रांसफार्मर में एक रेक्टेंगुलर कोर मटेरियल होता है आयरन का, जिसमें उस तरफ और इस तरफ दो वायर्स को हम वूंड कर देते हैं, या आप ये समझ लें दो कॉइल्स हैं। एक कॉइल उस तरफ आपको नजर आ रही है और एक कॉइल मेरी तरफ आपको नजर आ रही है। और ट्रांसफार्मर में एक तरफ हम इनपुट सप्लाई कर देते हैं और दूसरी तरफ हम आउटपुट ले लेते हैं। जिस तरफ हम इनपुट सप्लाई करते हैं उस कॉइल को प्राइमरी कॉइल कहा जाता है और जिस तरफ हमें आउटपुट मिलता है मेरी तरफ, इसे हम नाम देते हैं सेकेंडरी कॉइल। अब प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल, आपको याद होगा आपने चैप्टर नंबर 15 में ही एक फिनोमिना पढ़ा था, म्यूचुअल इंडक्शन, जो आपको इस वक्त एक रिवाइज करने के लिए एक डायग्राम भी नजर आ रही है म्यूचुअल इंडक्शन में, जिसमें प्राइमरी कॉइल में हम करंट को खुद चेंज करते थे। आप गौर करें, प्राइमरी कॉइल के साथ एक बैटरी लगी हुई थी और इस बैटरी के साथ एक रियोस्टैट था जिसकी रेजिस्टेंस को हम चेंज करके करंट को चेंज करते थे। और जब प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होता था तो प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती थी और इसका ताल्लुक सेकेंडरी कॉइल के साथ भी था। अब चूंकि सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि सेकेंडरी कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो गया और इसी इंड्यूस्ड ईएमएफ का हमने वहां पर एक रिलेशन भी बनाया था और इस फिनोमिना को बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। यानी अगर प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज करने से सेकेंडरी कॉइल जो उसके करीब पड़ी हुई है वहां पर एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाए, देन दिस फिनोमिना इज कॉल्ड म्यूचुअल इंडक्शन। यहां पर भी ट्रांसफार्मर में भी असल में हमने म्यूचुअल इंडक्शन ही करवाना है।
अब आप सोच रहे होंगे कि वहां म्यूचुअल इंडक्शन जो हमने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा था, जिसका मैं अभी रेफरेंस दे रहा था, वहां तो हमने एक बैटरी लगाई हुई थी, तो मैं क्यों कह रहा हूं कि ये डीसी पे नहीं चलता? वहां भी तो हम म्यूचुअल इंडक्शन डीसी की मदद से कर रहे थे ना, डीसी सोर्स था, वहां पे एक बैटरी लगी हुई थी। लेकिन आप गौर करें, आप याद करें, वहां पर हमने एक रियोस्टेट भी लगाया हुआ था, जिसकी मदद से हम रेजिस्टेंस को मुसलसल चेंज कर रहे थे और करंट मुसलसल चेंज हो रहा था, जिसकी वजह से मुसलसल सेकेंडरी कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रही थी। लेकिन क्या इस काम के लिए हमें मुसलसल एक बंदा नहीं बिठाना पड़ेगा वहां पे, जो रेजिस्टेंस को चेंज करता फिरे और बाद में करंट चेंज हो? प्राइमरी में जब करंट चेंज होगा तो फिर सेकेंडरी में ईएमएफ इंड्यूस होगी। इतना फारिग तो कोई भी नहीं होगा कि वहां बैठा रहे और फिर हमें कंटिन्यूअस आउटपुट पे पावर भी नहीं मिलेगी। इसलिए हम कुछ ऐसा करते हैं कि करंट खुद ब खुद ही चेंज होता रहे। और मैंने एसी जनरेटर में, आपको याद होगा, मैंने एसी जनरेटर में आपको बताया था कि एसी जनरेटर एक ऐसा आउटपुट पैदा करता है जिसकी वैल्यू खुद ब खुद चेंज होती है। अल्टरनेटिंग करंट जिसे हम कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसकी डायरेक्शन भी रिवर्स होती रहती है और इसकी मैग्नीट्यूड भी रिवर्स चेंज होती रहती है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ट्रांसफार्मर को डीसी पे ऑपरेट नहीं करवा सकते, क्योंकि डीसी डायरेक्ट करंट जो है वो तो खुद ब खुद चेंज नहीं होता ना। लेकिन अगर मैं इनपुट पर एक एसी जनरेटर लगा दूं, एसी जनरेटर का सिंबल पता क्या होता है? एक सर्कल लगा के और एक साइन कर्व की तरह का अंदर एक सिंबल बना देते हैं। तो मैंने उस तरफ एक एसी जनरेटर लगा दिया है, जिसकी वजह से ऐसा करंट पैदा होगा जो प्राइमरी कॉइल के अंदर खुद ब खुद चेंज होता रहेगा। यस, और जब प्राइमरी कॉइल में करंट खुद ब खुद चेंज होगा तो जरा गौर कीजिएगा, प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो कर रहा है। अब प्राइमरी कॉइल में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो इसकी वजह से कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा होगी। अब गौर करें, मैं इमेजिन कर लेता हूं कि किसी एक वक्त में करंट की डायरेक्शन है, फर्ज कर लें इस तरह प्राइमरी कॉइल में, तो राइट हैंड ग्रिप रूल के मुताबिक मैं राइट हैंड की फिंगर्स को इस तरह से यूज करके ऊपर नॉर्थ पोल को यहां पर इमेजिन कर सकता हूं और नीचे साउथ पोल इमेजिन कर सकता हूं। ये मैं किसी एक लम्हे की बात कर रहा हूं, क्योंकि ये तो हम जानते हैं कि इनपुट पे हमने अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई की है, जिसकी वैल्यूज में मुसलसल फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं और इसकी डायरेक्शन भी रिवर्स होती रहती है। लेकिन मैं किसी एक स्पेसिफिक डायरेक्शन के लिए, किसी एक खास लम्हे के लिए इसे इमेजिन कर रहा हूं। अब आप इमेजिन करें, अंदर मैंने रखा हुआ है आयरन। आयरन का पता क्या काम है? आयरन जो है ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से खुद भी मैग्नेट बन जाता है। बिल्कुल, आयरन भी अंदर पड़ा पड़ा मैग्नेट बन जाएगा और इसके मैग्नेट बनने के बाद ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, ये इतनी ज्यादा एनहांस हो जाएगी कि ये सेकेंडरी कॉइल के अंदर से पास करनी शुरू कर देगी। आयरन के मैग्नेटाइज होने की वजह से, आयरन के मैग्नेट बनने की वजह से, और ये काम मुसलसल चलता रहेगा। यानी अगर मैं इस वक्त की बात करूं तो इस वक्त देखें, वहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आई प्राइमरी के अंदर से और सेकेंडरी कॉइल के अंदर से पास करके क्लोज लूप बनाकर वापस चली गई। इसी तरह अगर इनपुट पे चूंकि अल्टरनेटिंग करंट है, तो जब करंट की डायरेक्शन दूसरी तरफ होगी, फर्ज कर लें अब करंट की इनपुट में डायरेक्शन ये है, तो फिर थंब नीचे की तरफ जा रहा है। अब जाहिर बात है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पहले के मुकाबले में ऑपोजिट हो जाएंगी और ये काम चलता रहेगा। लेकिन हम ये इमेजिन कर सकते हैं कि इस कॉइल के अंदर, प्राइमरी कॉइल के अंदर मुसलसल मैग्नेटिक फील्ड पैदा होती भी रहेगी और चेंज भी होती रहेगी और उसकी मैग्नीट्यूड तब्दील होने के साथ साथ डायरेक्शन भी रिवर्स होती रहेगी और ये मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल तक भी पहुंचती रहेगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखना है। मैं फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूं कि अगर हम इनपुट पर अल्टरनेटिंग वोल्टेज सप्लाई कर देंगे, जिसकी वजह से इनपुट में अल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा, तो फिर जो इनपुट कॉइल में, जो प्राइमरी कॉइल है, उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, एक बात तो ये
कि ये मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल पे भी पूरी की पूरी पहुंचेगी, क्योंकि अंदर जो हमने आयरन रखा हुआ है ना, ये मैं आपको चैप्टर 17 में भी जाके बताऊंगा कि ये एक खास किस्म का मटेरियल है, इसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल कहते हैं। वहां पर हम डिटेल में इसको पढ़ेंगे। इसकी प्रॉपर्टी ये है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को एनहांस कर देता है, उसके इफेक्ट को बढ़ा देता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये खुद भी मैग्नेट बन जाता है। तो होगा क्या, जितनी मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी कॉइल में आ रही है तकरीबन उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल में भी अपीयर होगी, यानी सेकेंडरी कॉइल के अंदर से भी पास करेगी। तो बता मैं ये रहा था कि जब प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू चेंज होगी उतनी ही तब्दीली सेकेंडरी कॉइल के अंदर से भी आएगी। और अगर प्राइमरी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड उल्टेगी तो सेकेंडरी कॉइल के अंदर से भी उल्टेगी। और इस काम ने मुसलसल चलता जाना है। क्यों भला? जी बिल्कुल, क्योंकि इनपुट पर जो करंट हमने सप्लाई किया है वो अल्टरनेटिंग करंट है और उसने मुसलसल चेंज होते रहना है, जिसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल के अंदर से भी मैग्नेटिक फील्ड मुसलसल चेंज होती जाएगी। और मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होती है, ये तो हम इस पूरे चैप्टर में ये कॉन्सेप्ट इतना हमने कर लिया है कि घसीट दिया इस कॉन्सेप्ट को कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा। और अगर सेकेंडरी कॉइल में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो म्यूचुअल इंडक्शन के मुताबिक सेकेंडरी कॉइल में एक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाएगी, जो हम इन दो टर्मिनल्स के दरमियान आउटपुट के तौर पे ले लेंगे। तो फर्ज कर लें मैं प्राइमरी कॉइल में जो मैंने वोल्टेज सप्लाई की है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज, उसे मैं वीपी से जाहिर कर देता हूं। सेकेंडरी कॉइल में जो मुझे वोल्टेज आउटपुट पर मिली उसे मैं वीएस के साथ जाहिर कर देता हूं। अब ये थोड़ी बहुत जो थ्योरी मैंने आपको समझाई है, इसकी बेस पर हम कुछ बुनियादी चीजें यहां पर लिख लेते हैं। सबसे पहले तो ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है? वर्किंग प्रिंसिपल है इसका जनाब म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है कि जब प्राइमरी में करंट चेंज होगा तो सेकेंडरी में एक ईएमएफ इंड्यूस होगी, यही है म्यूचुअल इंडक्शन। और ये ट्रांसफार्मर इसी प्रिंसिपल पर वर्क कर रहा है या काम कर रहा है। फिर हमने इसकी कंस्ट्रक्शन और वर्किंग देखी है। कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बता दी कि इसमें 3 मेजर पार्ट्स हैं, प्राइमरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल और अंदर जो कोर है इसे मैंने आपको बताया कि ये आयरन का होता है, रेक्टेंगुलर कोर। इसके बारे में भी कुछ मजीद डिस्कशंस आगे चल के होनी है, इसलिए कनेक्टेड रहें, गौर से मेरी बातें सुनते रहें। इसके बाद हमने इसकी वर्किंग देखी, थोड़ी बहुत थ्योरी को डिस्कस किया, जिसका निचोड़ ये है कि प्राइमरी कॉइल में करंट के चेंज होने से खुद ब खुद सेकेंडरी कॉइल में इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो जाएगा, क्योंकि जितनी मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी कॉइल से गुजर रही थी उतनी ही सेकेंडरी कॉइल से गुजर रही थी। जितना मैग्नेटिक फ्लक्स प्राइमरी कॉइल में चेंज होगा उतना ही सेकेंडरी कॉइल में चेंज होगा। अब मैं थोड़ी सी डेरिवेशन करने लगा हूं। यहां पर हम लिख लेते हैं रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड नंबर ऑफ टर्न्स। यहां पर कुछ चीजें मैं डिस्क्राइब कर देता हूं। सबसे पहले तो जो प्राइमरी कॉइल है ना, ऐसा करते हैं एक कॉलम में हम प्राइमरी कॉइल की बातें लिख लेते हैं और एक तरफ हम सेकेंडरी कॉइल की बातें लिख लेते हैं। प्राइमरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं टोटल, मतलब जो चक्कर है उसके प्राइमरी कॉइल में, उसको मैं एनपी का नाम दे देता हूं। प्राइमरी कॉइल में जो इनपुट वोल्टेज हमने सप्लाई की है उसे मैं वीपी का नाम दे देता हूं। और प्राइमरी कॉइल में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स है, यहां मैं वर्ड्स में लिख देता हूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इन प्राइमरी, वो कितना होगा, इज इक्वल टू, मैं इसका नाम रख देता हूं डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। मैंने अभी आपको बताया ना कि प्राइमरी कॉइल के अंदर से भी तो मैग्नेटिक फील्ड पास कर रही है, तो उसमें कोई ना कोई तब्दीली भी आ रही है, फ्लक्स में भी तब्दीली आ रही है। इसलिए मैं लिख सकता हूं कि प्राइमरी कॉइल में कुछ रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है, जिसका नाम हमने रख दिया डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी कॉइल की। फर्ज करें सेकेंडरी कॉइल में जो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स हैं इनका नाम हम रख देते हैं एनएस, एस फॉर सेकेंडरी। तो सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स है हमारे पास एनएस। सेकेंडरी कॉइल से जो हम आउटपुट हासिल कर रहे हैं इसको मैंने वीएस के साथ जाहिर कर दिया। और मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले क्या बताया कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी कॉइल में से गुजर रही है उतनी ही मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल में से गुजर रही है। इसका मतलब है जितना फ्लक्स प्राइमरी कॉइल में चेंज होगा
उतना ही फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल में से भी चेंज होगा। यही है इस कोर का मेजर रोल। कोर का ये रोल है कि जितनी मैग्नेटिक फील्ड वहां पे है उस सारी मैग्नेटिक फील्ड को यहां पे शिफ्ट कर रहा है। तो मैं कह सकता हूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स थ्रू सेकेंडरी कॉइल इज अगेन सेम, यानी कितना, डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो तीन तीन पॉइंट्स हमने मैथमेटिकल पॉइंट्स यहां पर लिख लिए हैं। अब मैं ऐसा करता हूं, प्राइमरी कॉइल में मुझे यह बताएं फ्लक्स चेंज हो रहा है ना? बिल्कुल हो रहा है। अगर प्राइमरी कॉइल में फ्लक्स चेंज हो रहा है, थोड़ी देर के लिए सेकेंडरी कॉइल को भूल जाएं। मैं ऐसा करता हूं, सेकेंडरी कॉइल वाले हिस्से को थोड़ा डिम कर देता हूं, आप सिर्फ प्राइमरी कॉइल को सोचें। आपने एक टॉपिक पढ़ा था सेल्फ इंडक्शन। मैं ऐसा करता हूं, यहां पे आपकी याद दहानी के लिए प्राइमरी कॉइल वाले कॉलम में नीचे सेल्फ इंडक्शन का एक पॉइंट लिख देता हूं कि यहां पर सेल्फ इंडक्शन हो रहा है। कैसे हो रहा है? क्योंकि प्राइमरी कॉइल के अंदर कोई ना कोई मैग्नेटिक फील्ड पास कर रहा है और इस मैग्नेटिक फील्ड में मुसलसल तब्दीली आ रही है, और अगर इसमें तब्दीली आ रही है तो मैं कह सकता हूं कि एक सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा हो रहा है। यस, और इसी सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को आपको याद है हम क्या बोलते हैं? बैक ईएमएफ। तो यहां पर जो बैक ईएमएफ आएगी उसका मैं नाम रख देता हूं ईपी। पी से क्या मुराद है? प्राइमरी कॉइल। क्योंकि ये प्राइमरी कॉइल में आई है तो मैं इसको ईपी का नाम दे देता हूं। हमने सेल्फ इंडक्शन वाले टॉपिक में इसे ईएल का इसे ईएल का नाम दिया था। तो ईएल का भी नाम आप दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है, मुझे कोई मुझे मसला नहीं है, लेकिन आप ईपी का भी नाम दे सकते हैं। इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। तो एक और पॉइंट है, यहां पर गौर से मेरी बात सुनते जाएं। हमने सेल्फ इंडक्शन वाले टॉपिक में एक और बात पढ़ी थी कि जो सप्लाइड ईएमएफ है या सप्लाइड वोल्टेज है, बैक ईएमएफ इसको अपोज करता है। इस वक्त मैं सिर्फ प्राइमरी कॉइल की बात कर रहा हूं, सेल्फ इंडक्शन वाले फिनोमेना को हम डिस्कस कर रहे हैं। यानी मैं कह सकता हूं, अगर मैं प्राइमरी कॉइल की वोल्टेज को वीपी से जाहिर करूं तो आपके पास आ जाएगा वीपी इज इक्वल टू माइनस यानी नेगेटिव ऑफ ईपी। ईपी क्या है? इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल या सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल या बैक ईएमएफ इन प्राइमरी कॉइल। अब मैं एक काम करने लगा हूं, प्राइमरी कॉइल की इंड्यूस्ड ईएमएफ को फाइंड करने के लिए मैं यहां पर फैराडेज लॉ इस्तेमाल करने लगा हूं। यहां पर साइड पे मैं एक बॉक्स में लिख देता हूं फैराडेज लॉ, आपको याद होगा। फैराडेज लॉ हमें यह कहता है इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस n times the rate of change of magnetic flux through that coil। तो बताएं यहां पर क्या आएगा? यहां पर अगर मैं सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ को ईपी से जाहिर कर रहा हूं तो वो जो ब्रैकेट में मैंने ईपी लिखा हुआ था उसकी जगह फिर क्या आ जाएगा? अगले स्टेप में गौर करें, उसकी जगह आ जाएगा माइनस एन कौन सा? प्राइमरी कॉइल का। तो यहां पर एनपी आ जाएगा, एनपी इंटू डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब गौर करें, बाहर वाला नेगेटिव और अंदर वाला नेगेटिव एक दूसरे को पॉजिटिव कर देंगे मल्टीप्लाई होके, तो आपके पास प्राइमरी कॉइल में जो हमने वोल्टेज सप्लाई की है उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई वीपी इज इक्वल टू एनपी मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इसे हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब बारी है जनाब सेकेंडरी कॉइल की। अब ऐसा करें, सेकेंडरी कॉइल को भी मैं अब पूरा कर देता हूं, पहले मैंने थोड़ा सा डिम कर दिया था। अब सेकेंडरी कॉइल को गौर से देखें, जब प्राइमरी कॉइल की मैग्नेटिक फील्ड उसके अपने अंदर से चेंज हो रही है करंट की तब्दीली की वजह से, तो जारी बात है सेकेंडरी कॉइल के अंदर भी मैग्नेटिक फील्ड में तब्दीली आएगी, जिसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल के अंदर से भी फ्लक्स चेंज होगा, जिसकी वजह से सेकेंडरी कॉइल के अंदर से भी एक इंड्यूस्ड ईएमएफ हमें मिलेगा। यस, इस इंड्यूस्ड ईएमएफ को म्यूचुअल इंडक्शन में हमने कैलकुलेट किया था, इसलिए सेकेंडरी कॉइल वाले कॉलम में मैं आपकी याद दहानी के लिए यहां पर पॉइंट लिख लेता हूं म्यूचुअल इंडक्शन। यहां पर क्या हो रहा है? म्यूचुअल इंडक्शन हो रहा है। तो म्यूचुअल इंडक्शन में जो हमें आउटपुट पे ईएमएफ मिल रही है, मैं ऐसा करता हूं, इस ईएमएफ को ES के साथ जाहिर कर देता हूं, ES। तो फैराडेज लॉ के मुताबिक जो मैंने वहां पर बॉक्स में आपके सामने लिखा हुआ है माइनस एन डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, यही था ना। तो यहां पर एन की जगह क्या आएगा?
NS, क्योंकि सेकेंडरी कॉइल की बात हो रही है। और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स तो यहां भी वही है, देखें इसी कॉलम में ऊपर मैंने मेंशन किया है। तो आपके पास ES आ जाएगा -NS डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। फर्ज कर लें मैं सिर्फ आउटपुट पर जो EMF मुझे मिल रही है, मैं इसकी मैग्नीट्यूड की बात करता हूं। तो अगर मैं इसकी मैग्नीट्यूड लिखूं सिर्फ, तो फिर नेगेटिव साइन को लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव साइन हमें सिर्फ सेंस ऑफ डायरेक्शन बताता है। इसको हमने लेंजेस लॉ में बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो मैं जस्ट मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। तो और साथ ही साथ मैं ES, जिसे मैंने ES का नाम दिया था, अब चूंकि मैंने उसकी वोल्टेज को VP का नाम दिया है, तो मैं इसको भी V के अंदाज में ही जाहिर कर देता हूं। अब मैं ES को लिख देता हूं जनाब VS, और नेगेटिव साइन को हम खत्म कर देते हैं। आपके पास VS का रिलेशन बन गया NS डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। इसे नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2। अब ऐसा करना है, आप गौर करें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में कुछ चीजें मुश्तरक हैं जी, डेल्टा फाई डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। जब हमारे सामने दो इक्वेशंस हों और उनमें कुछ सिमिलर चीजें भी हों, तो फिर हमारे जहन में आता है कि जनाब इन सिमिलर चीजों को काट देना चाहिए। और कैसे काटेंगे? जाहिर बात है इनको डिवाइड करके। ऐसा करें, इक्वेशन नंबर 2 को ऊपर लिखें और इक्वेशन नंबर 1 को नीचे लिख दें। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड ऊपर, इक्वेशन नंबर 2 की लेफ्ट हैंड साइड ऊपर क्या आएगी? VS, और इक्वेशन नंबर 1 की लेफ्ट हैंड साइड नीचे आ जाएगी VP, और राइट हैंड साइड पे भी आपको इसी तरह डिवाइड करना पड़ेगा। इक्वेशन 2 की राइट हैंड साइड NS डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी, और इक्वेशन नंबर 1 की राइट हैंड साइड NP डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी। अब डेल्टा फाई ओवर डेल्टा टी जो ऊपर और नीचे ये तो सेम है, इनको कैंसिल करें और दिल्ली सुकून हासिल करें। बाकी आपके पास क्या बच गया? VS डिवाइडेड बाय VP इज इक्वल टू NS डिवाइडेड बाय NP। यह है जनाब एक बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इसे हम बॉक्स में लिख लेते हैं और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब गौर से जरा देखिएगा, लेफ्ट हैंड साइड पे सेकेंडरी का वोल्टेज ऊपर है, इसी तरह राइट हैंड साइड पर भी सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स ऊपर है। इसी तरह लेफ्ट हैंड साइड पर प्राइमरी का वोल्टेज नीचे है, तो राइट हैंड साइड पर भी प्राइमरी की नंबर ऑफ टर्न्स नीचे है। इसका मतलब क्या है? आमने सामने है दोनों, वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी की भी ऊपर है आमने सामने, और प्राइमरी की वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स भी नीचे हैं, दोनों डिवाइड हो रहे हैं, दोनों आमने सामने हैं। इसका मतलब यह होता है कि वोल्टेज और नंबर ऑफ टर्न्स में डायरेक्ट रिलेशन है। प्राइमरी की वोल्टेज और प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स ये भी आपस में डायरेक्टली रिलेटेड हैं, और सेकेंडरी की वोल्टेज और सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स भी आपस में डायरेक्टली रिलेटेड हैं। तो मैं जनरलाइज करके इस पूरी इक्वेशन को मैं जनरलाइज करके ऐसे भी लिख सकता हूं, वोल्टेज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स N। अब चाहे ये प्राइमरी की है चाहे ये सेकेंडरी की है। तो एक और चीज यहां पर इस इक्वेशन में राइट हैंड साइड पे जरा गौर करें, NS डिवाइडेड बाय NP, ये जो नंबर ऑफ टर्न्स की रेशियो है ना, यानी नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, ऊपर सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स और नीचे प्राइमरी की नंबर ऑफ टर्न्स, इसे ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो भी कहते हैं या टर्न्स रेशियो भी कहते हैं। अगर आपसे किसी भी MCQ में वो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो या टर्न्स रेशियो का वर्ड यूज करे और कोई वैल्यू दे दे, तो आपके माइंड में रहना चाहिए कि उसने NS ओवर NP की वैल्यू बताई है, NP ओवर NS की वैल्यू नहीं बताई। तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो या टर्न्स रेशियो का मतलब क्या है? NS डिवाइडेड बाय NP। ये भी बात माइंड में रखिएगा। तो यहां पर एक एक्सप्रेशन बनाने में हम कामयाब हो गए थे, दैट वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स। अब जनाब हम इस पोजीशन में आ गए हैं कि हम दोनों तरह के ट्रांसफॉर्मर्स को डिस्क्राइब कर सकें। मैंने इस लेक्चर के शुरू में जो ट्रांसफॉर्मर की डेफिनेशन बताई थी, आपको याद होगा मैंने कहा था कि अल्टरनेटिंग EMF या अल्टरनेटिंग वोल्टेज को स्टेप अप करने के लिए और स्टेप डाउन करने के लिए ट्रांसफॉर्मर को यूज किया जाता है। इसका मतलब है ट्रांसफॉर्मर की दो टाइप्स हैं। तो सबसे पहली टाइप हमारे पास यहां पर फिर बन गई स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर। देखिए इसके नाम से आपको समझ आ रही है कि स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर ऐसा ट्रांसफॉर्मर होगा जिसमें सेकेंडरी की जो नंबर ऑफ वोल्टेज है वो ज्यादा होगी एज कंपेयर टू प्राइमरी। यानी इनपुट पर हमने थोड़ी वोल्टेज दी
और आउटपुट पर हमें ज्यादा वोल्टेज मिल गई। तो ऐसा कैसे पॉसिबल होगा? यहां आप गौर करें, अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले एक रिलेशन बनाया था, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स। तो एक छोटा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट, एक छोटा सा आइडिया देता हूं कि जिस तरफ आपको ज्यादा वोल्टेज चाहिए उस तरफ की नंबर ऑफ टर्न ज्यादा कर दें। अब हमें यहां कहां की वोल्टेज ज्यादा चाहिए? सेकेंडरी की वोल्टेज ज्यादा चाहिए। तो ये जो सेकेंडरी है ना, इस वक्त स्टेप अप ट्रांसफार्मर के सामने आपको इसकी अलग से डायग्राम नजर आ रही है। इस तरफ, मेरी तरफ जो सेकेंडरी है ना, इसमें नंबर ऑफ टर्न्स को ज्यादा कर दें। गौर करें, नंबर ऑफ टर्न ज्यादा हो गई, यानी Vs इज ग्रेटर देन Vp इफ Ns इज ग्रेटर देन Np। ये सिंपल सा रूल है। अगर सेकेंडरी पे ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो सेकेंडरी पे नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होनी चाहिए। मैं इसको इस तरह भी लिख सकता हूं, अगर मैं Ns को ऊपर लिखूं और Np को नीचे लिखूं, तो इस रेशो यानी टर्न्स रेशो का आंसर 1 से बड़ा आना चाहिए या छोटा आना चाहिए? देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर के लिए Ns बड़ा होना चाहिए एज कंपेयर टू Np। तो इसका मतलब ऊपर बड़ी वैल्यू है, नीचे छोटी वैल्यू है, तो इस रेशो का आंसर 1 से बड़ा आएगा। सो ट्रांसफॉर्मेशन रेशो फॉर स्टेप अप ट्रांसफार्मर मस्ट बी ग्रेटर देन 1। ये भी MCQ है आपका। अब मैं बात करने लगा हूं स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की। जी बिल्कुल, आप सही सोच रहे हैं कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में चूंकि हमें आउटपुट पे यानी Vs थोड़ा चाहिए, वोल्टेज को हमने स्टेप डाउन करना है, कम करना है, यानी Vs इज लेस देन Vp, ये हमारी रिक्वायरमेंट है। तो ये रिक्वायरमेंट कैसे पूरी होगी? अगर हम सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स को कम कर दें। देखें, यहां पर जो आपको अलग से डायग्राम नजर आ रही है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के सामने, उसमें सेकेंडरी पे नंबर ऑफ टर्न्स थोड़ी हैं, सिंपल। और अगर सेकेंडरी की नंबर ऑफ टर्न्स थोड़ी हैं तो इस रेशो का आंसर 1 से बड़ा आएगा या छोटा आएगा? यानी टर्न्स रेशो का आंसर 1 से छोटा आएगा, क्योंकि यहां ऊपर वाली वैल्यू छोटी है और नीचे वाली वैल्यू बड़ी है। तो ये तो हमने स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को डिस्कस कर लिया। अभी बहुत सारी चीजें डिस्कस होना बाकी हैं, इसलिए गौर से लेक्चर सुनते जाएं। ये लेक्चर थोड़ा सा लेंथी जरूर हो जाएगा, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है। जी, अब मैं ऐसा करता हूं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है, इसको फिलहाल हम साइड पे कर लेते हैं। जब जरूरत पड़ेगी दोबारा हम शो कर देंगे आपके लिए। तो ऐसा है, अब मैं ट्रांसफार्मर जो है ना, दो तरह के ट्रांसफार्मर यहां पर इमेजिन कर सकते हैं। ये तो दो टाइप्स थी ना। अब मैं ट्रांसफार्मर को कंसीडर कर रहा हूं कि मेरे पास जो ट्रांसफार्मर है ये आइडियल ट्रांसफार्मर है। आइडियल का क्या मतलब है? जी बताएं, आइडियल का क्या मतलब है? आइडियल का मतलब है जो एग्जिस्ट ना करे। ऐसा आइडियल बना लें जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये जाहिर बात है, हम फिजिक्स में ऐसे ही करते हैं। हम आइडियल कंसीडर करते हैं, उस आइडियल के लिए कुछ प्रॉपर्टीज कंसीडर करते हैं और फिर उसको लेकर रियल वर्ल्ड में इंप्लीमेंट करते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि अगर आइडियल होता तो इस तरह होना था, लेकिन रियल है तो इसमें ये लॉसेस आ रहे हैं, इसलिए आइडियल की प्रॉपर्टीज पूरी नहीं हो रही। तो इसलिए स्टार्ट हम करते हैं हमेशा आइडियल से। तो फर्ज कर लें हमारे पास जो आइडियल ट्रांसफार्मर है ना, तो आइडियल ट्रांसफार्मर की सबसे पहली प्रॉपर्टी और एक तरह से आखिरी प्रॉपर्टी यही है कि भाई इसको हम जितनी इनपुट पे पावर देंगे, आउटपुट पर हमें उतनी ही पावर मिलेगी। सो आउटपुट पावर इज इक्वल टू इनपुट पावर। आपको याद है आपने पावर का एक चैप्टर 13 में फॉर्मूला पढ़ा था, वो आपको साइड पे मैं दिखा रहा हूं बॉक्स में। P इज इक्वल टू VI, वोल्टेज और करंट का प्रोडक्ट। अब चूंकि लेफ्ट हैंड साइड पर आउटपुट पावर आप देख रहे हैं, आउटपुट किसका, आउटपुट का ताल्लुक किसके साथ है? सेकेंडरी कॉइल के साथ। तो यहां पर फिर आ जाएगा Vs इंटू IS, सेकेंडरी की वोल्टेज और सेकेंडरी की करंट की वैल्यू। इसी तरह उस तरफ प्राइमरी की वोल्टेज और करंट की वैल्यू आ जाएगी VP/IP। यहां पर भी अगर मैं Vs और Vp की रेशो निकालना चाहता हूं तो गौर करें, राइट हैंड साइड से Vp इस तरफ आ जाएगा और लेफ्ट हैंड साइड से IS उस तरफ डिवाइड हो जाएगा।
तो आपके पास फाइनल रिलेशन यहां पर जो मिला है दैट इज Vs डिवाइडेड बाय Vp इज इक्वल टू Ip डिवाइडेड बाय Is। जी बिल्कुल, ये देखें, गौर से देखें, इसमें आप देखें वोल्टेज की लेफ्ट हैंड साइड पे सेकेंडरी की वोल्टेज ऊपर है, लेकिन सेकेंडरी में जो करंट फ्लो कर रहा है वो राइट हैंड साइड पे नीचे है। इनवर्स रिलेशन।